देखिए आज जो है हम क्लास 5 का आवर यूनिवर्स चैप्टर को बढ़िया से अध्ययन करेंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि पहला टॉपिक है यहाँ पर सोलर सिस्टम, दूसरा है मून, चौथा है सन एंड पांचवा है टाइड्स, से छठा है अर्थ। मतलब इतना सारा टॉपिक है, ठीक है। सबको हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे कि सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम, व्हाट इज सोलर सिस्टम। अगर आपसे क्वेश्चन दिया हो पीछे कि व्हाट इज सोलर सिस्टम, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं आवर सोलर सिस्टम कंप्राइजेज, ठीक है, द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड इट। इसका लाइन का मतलब ये हुआ कि हमारे सोलर सिस्टम में शामिल होता है, ठीक है। कौन कौन सा चीज़ शामिल होगा? तो सन शामिल होगा, हम तो जानते हैं, एंड द सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज मतलब क्या होता है? खगोलीय पिंड, ठीक है, कि जितने भी जो सन के चारों ओर रिवॉल्व्स करते हैं, ठीक है, जो चारों तरफ घूमते हैं, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सारे जो है मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। दिस सेलेस्टियल बॉडीज इंक्लूड्स द 8 प्लैनेट्स। ये जो सेलेस्टियल बॉडीज है, इसमें क्या क्या शामिल होगा? 8 प्लैनेट शामिल होंगे, 8 प्लैनेट एंड ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है? बौने प्लैनेट, ठीक है। और कॉमेट्स, ठीक है। तो कॉमेट्स क्या होते हैं? तो कॉमेट्स मतलब धूमकेतु होता है, ठीक है। एस्ट्रॉयड्स, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, एंड सैटेलाइट्स ऑफ वेरियस प्लैनेट्स। और जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके छोटे जो सैटेलाइट्स है, जैसे कि हमारा अर्थ है, तो अर्थ का एक सैटेलाइट का नाम क्या है? मून है। वैसे भी अलग अलग जितने भी प्लैनेट हैं उनके एक सैटेलाइट है। सारे जो सैटेलाइट है वो सारे मिल जाते हैं, तो उन्हीं को सारे जो होते हैं सेलेस्टियल बॉडीज के हिस्से होते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि द सन इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। होल्ड द 8 planets and countless smaller objects in its orbit fixed path with its gravitational force। देखिए ये कह रहा है कि सन जो है वो सेंटर में है, ठीक है। सन क्या है? सेंटर में है। किसके सेंटर में है? तो दो सोलर सिस्टम के, ठीक है। जो 8 प्लैनेट, द 8 planets and the countless smaller object in its orbit with its gravitational force। जो 8 प्लानेट, जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं, और काउंटलेस छोटे छोटे जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो सबको अपने ऑर्बिट में, ऑर्बिट मतलब कि जो उसका फिक्स्ड पाथ है, वो सबको क्या करके रखा हुआ है? होल्ड करके रखा हुआ है। तो होल्ड करने के लिए कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तो एक फोर्स लगाता है। किसका नाम क्या है? उसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन देज 8 प्लैनेट आर। मतलब बोल रहा है कि उनके डिस्टेंस के अनुसार, किसके डिस्टेंस के अनुसार? सन के डिस्टेंस के अनुसार ये 8 प्लैनेट यहाँ पर दिया गया है। पहला जो है मरकरी है, दूसरा वेनस है, तीसरा अर्थ है, चौथा मार्स है, पांचवा जुपिटर है, छठा सैटर्न है, सातवां यूरेनस है, आठवां नेपच्यून है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए अगला जो है बोला प्लूटो। प्लूटो विच वाज अर्लियर कंसिडर्ड अ प्लैनेट। प्लूटो जो है पहले उसको प्लैनेट के रूप में कंसीडर किया गया था, उसको माना गया था। नाउ कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट, लेकिन अब इसे बौने प्लैनेट के कैटेगरी में डाल दिया गया है, ठीक है। इसका बहुत सारा कारण था कि इसका हम अध्ययन बहुत से अच्छे से नहीं कर पाते थे, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा दूर था, तो इसीलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट के कैटेगरी में डाल दिया गया। देखिए बोला कि द अर्थ वाज फॉर्मेड अराउंड 4.5 बिलियन ईयर अगो। अर्थ जो है उसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 4.5 बिलियन साल पहले। कह रहा है कि इट इज ओनली प्लैनेट नो टू सपोर्ट लाइफ। यही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ सपोर्ट करता है, कोई और दूसरा प्लैनेट नहीं है, ठीक है ना, जिस पर कोई लाइफ सपोर्ट करे, जिस पर कोई जीवन हो। कह रहा है कि द 4 प्लैनेट्स मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स हैव सॉलिड रॉकी सरफेस। ये कहने का मतलब ये है कि ये 4 प्लैनेट, ये जो सिर्फ 4 ही प्लैनेट जो है, इन्हीं के पास क्या है?
इन्हीं के पास सिर्फ सॉलिड सरफेस है और किसी के पास सॉलिड सरफेस नहीं है, ठीक है। और इनके पास रॉकी सरफेस भी है, ठीक है, चट्टानी सरफेस है, ठीक है। और एक हेंस दे आर कॉल्ड टेरेशियल प्लैनेट, इसीलिए इसको स्थलीय प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। टेरेशियल मतलब होता है जिस पर भूमि हो, ठीक है, लैंड हो, उसको हम कहते हैं टेरेशियल, ठीक है। और एक द टू प्लैनेट्स जुपिटर एंड सैटर्न आर मेड अप ऑफ गैसेज लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये जो दो प्लैनेट हैं जुपिटर और सैटर्न, ये गैसेस से बने हुए हैं। कौन से गैसेस से? हाइड्रोजन एंड हीलियम से। हेंस दे आर नोन एज गैस जियांट्स, इसीलिए इन्हें बहुत ही बड़ा आग का जियांट के रूप में जाना जाता है। सॉरी, आग नहीं, गैस के जियांट के रूप में जाना जाता है। जियांट मतलब होता है बहुत ही बड़ा, दानों के रूप, दानों का हो या कह लो, या कुछ बहुत ही बड़ा कह लो, ठीक है। गैस का बहुत बड़ा गोला कह सकते हो। द लास्ट टू प्लैनेट यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड आइस जियांट। और जो दो प्लैनेट जो बच गए, यूरेनस और नेपच्यून, इसको हम आइस जियांट के रूप में जानते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए अब अगला जो टर्म है वो है सन, कि सन के बारे में हम देखिए जान लेते हैं कि सन क्या क्या हो, सन के बारे में कौन कौन से चीज़ें हैं। द एनर्जी रिलीज्ड बाय द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। देखिए सन जो है हमें दो चीज़ देता है, पहला हीट एंड एनर्जी। तो हीट से जो हमें धूप निकलती है, वो जो धूप निकलता है तो उसे कौन कौन चीज़ मिलता है हमें? एक तो हमें लाइट मिल जाएगा, ठीक है, हीट भी मिल जाता है और हमें एनर्जी भी मिल जाता है। जो सन से हमें जो एनर्जी रिलीज करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सोलर एनर्जी के नाम से जानते हैं। दिस एनर्जी इज द मेन सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। ये जो एनर्जी है वो मुख्य स्रोत है किसका? जो जितने भी अर्थ पर लिविंग थिंग्स रह रहे हैं उनका, ठीक है। द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेज। सन जो है वो बहुत ही बड़ा आग का गोला है, ठीक है। देखिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे कि द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेज मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। मतलब सन जो है वो एक बहुत बड़ा क्या किसका गोला है? बर्निंग गैसेज का। इसको कह सकते हैं कि सन जो है बहुत बड़ा आग का गोला है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम जो है गैसेज भरी हुई है, मेनली मुख्य रूप से। इट्स साइज इज 109 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। ये यहाँ पर लाइन में ये है कि सन जो है हमारे अर्थ से 109 गुना बड़ा है, मतलब 109 टाइम्स बड़ा है। करेक्ट। द आउटर थिन लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड द कोरोना। मतलब कि जो आउटर लेयर है सन का, देखिए यहाँ पर हम जिस चिन्हित करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो है इसको कौन सा नाम से जानते हैं? हम इसको कोरोना के नाम से जानते हैं। और जो इनर पार्ट है उसको हम कोर के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर जो चिन्हित करें इसको हम काची कहते हैं? कोर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोर दिया गया है और यहाँ पर कोरोना। तो याद रखिएगा कि सन जो होता है, सन का जो आउटर लेयर है उसको कोरोना के नाम से जानते हैं। सन का जो इनर पार्ट है, मतलब अंदर वाला जो हिस्सा है, उसको हम कोर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। इन द कोर, मतलब कोर में द हाइड्रोजन गैस गेट्स कंटिन्यूसली कन्वर्टेड इनटू हीलियम। जो कोर है, जो सन का जो अंदर वाला जो भाग है, वहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो कंटिन्यूसली हीलियम में कन्वर्ट होते रहता है। दिस रिलीजेज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। इससे मतलब लगातार हाइड्रोजन के हीलियम में कन्वर्ट होने से बहुत ही बड़ी मात्रा में हीट और लाइट निकलता है। द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द सन इज अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस। तो ये बोला इसमें है कि जो सन का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। चलिए अब हम अर्थ के बारे में जान लेते हैं कि अर्थ क्या है। देखिए, आवर अर्थ इज अ यूनिक प्लानट। हमारा अर्थ जो है एक अनोखा ग्रह है। यूनिक प्लानट मतलब होता है एक अनोखा ग्रह है। ये अनोखा क्यों है भाई? तो अनोखा जान लेते हैं, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एयर है, यहाँ पर हवा की उपस्थिति है, वाटर प्रेजेंस है, वहाँ पर वाटर उपस्थित है, एंड सॉइल। सॉइल कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर मिट्टी है। मेक द लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, जिससे अर्थ पर जीवन जीना, जीवन को पॉसिबल बनाता है, ठीक है ना, सक्षम बनाता है। वी कैन सी ओशियंस, माउंटेन्स। हम जो है अर्थ पर बहुत सारे चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे कि ओशियंस को देख सकते हैं,
माउंटेन्स को देख सकते हैं, रिवर्स नदियों को देख सकते हैं, लेक्स को देख सकते हैं, वैली को देख सकते हैं, प्लेन्स एंड ईटीसी, ये सभी चीज़ को हम देख सकते हैं। देखिए आगे बोल रहा है कि बट हैव यू एवर वंडरेड हाउ द इनसाइट ऑफ अर्थ लुक लाइक, लेकिन क्या तुमने कभी आश्चर्यचकित हुए हो कि हमारा अर्थ जो है अंदर से कैसा दिखता है। ठीक है, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैज 3 पार्ट्स, द क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो अर्थ है, जैसे कि हमारा जो अर्थ है, हम अर्थ के किस हिस्से पर रहते हैं, हम लोग ऊपरी हिस्से पर रहते हैं। देखिए हम लोग ये इस वाले हिस्से पर रहते हैं, ऊपर सबसे ऊपर रहते हैं। ठीक है, ये इसमें मत रहिएगा कि हम लोग इस वाले हिस्से में रहते हैं, नहीं। जैसे कि एक फुटबॉल का अगर एग्जाम्पल ले ले, तो फुटबॉल का एग्जाम्पल ले लें तो फुटबॉल के अंदर हवा भरा रहता है, तो ऐसे ही अर्थ जो है अंदर भरा हुआ है। ठीक है, उस पर हम रहते नहीं हैं, लेकिन वो जो ऊपरी वाला जो हिस्सा है ना, ऊपर देखिए यहाँ पर आपको जमीन दिख रहा होगा, इधर हरा हरा दिख रहा है कि नहीं, हरा हरा, इधर हम लोग रहते हैं। और ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये सब क्या है, ओशियंस है, माउंटेन्स है, आइलैंड है, ये सब चीज़ है। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है ना, उसका 3 हिस्सा है। एक ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, बीच वाले हिस्से को मेंटल कहते हैं, और सबसे जो अंदर होता है उसको हम कोर कहते हैं। देखिए एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम कुछ चिन्हित करेंगे कुछ चीज़ को। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये जो देखिए सबसे ऊपर जो है, जिस पर हम रहते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो नीचे जो दिख रहा है, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, इसको मेंटल के नाम से जानते हैं। और ये जो कोर दिख रहा है नीचे, देखिए आग जैसा एकदम दिख रहा है, एकदम रेड रेड एकदम, वो सब लावा है, मैग्मा बोलते हैं उसको। तो उसको हिस्से को हम क्या कहते हैं, कोर के नाम से जानते हैं। देखिए अब सबको बारी बारी से हम लोग जान लेते हैं कि क्रस्ट किसको कहते हैं। देखिए सबसे पहले क्रस्ट क्या है, तो द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो सबसे बाहरी जो लेयर है उसको हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड इट्स थिकनेस रेंजेस फ्रॉम 5 किलोमीटर अंडर द ओशियन फ्लोर टू अराउंड 70 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंट्स। अब देखिए ये कह रहा है कि ये जो है पूरी तरह से रॉक्स से बना हुआ है, और इसकी जो मोटाई है ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 5 किलोमीटर अंदर तक होता है। किसके, ओशियन फ्लोर के। ठीक है ना, ओशियन फ्लोर आप समझते हैं, ओशियन का फ्लोर मतलब क्या है। ओशियन का फ्लोर कहने का मतलब है कि समुद्र की जब गहराई जो होती है, उसके जो नीचे वाली जो धरातल है, जो नीचे वाली जो सबसे नीचे चले जाएंगे, तो वहाँ से अगर 5 किलोमीटर नीचे तक जाएंगे ना, तो वो जो मिलेगा उस हिस्से को क्या कहेंगे, हम पूरा क्रस्ट ही कहेंगे। ठीक है, टू अराउंड 70 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंट, 5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर तक चले जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे। ठीक है, द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियंस आर इन दिस लेयर। जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, कॉन्टिनेंट कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे द्वीप हैं, जैसे कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ना, एशिया, ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सभी कॉन्टिनेंट्स और जितने भी ओशियंस मतलब कि महासागर है, वो सभी क्रस्ट पर ही मिलते हैं। सब मटेरियल्स लाइक कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम एंड सिलिकॉन आर फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट। और कुछ कुछ मिनरल्स भी जो है ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, जैसे कि कैल्शियम, ठीक है, सोडियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जो है एक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सब मिनरल्स हैं। तो इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि पोटेशियम क्या होता है, सिलिकॉन क्या होता है, एल्यूमिनियम क्या होता है, कैल्शियम क्या होता है, सोडियम क्या होता है। ऐसे आप जान लीजिए कि ये सब मिनरल्स है जो हमारे डेली जो यूजेज हैं उनमें काम आता है, ये सब अर्थ क्रस्ट पर मिलते हैं। देखिए अब जानते हैं कि मेंटल किसे कहते हैं। ठीक है, तो मेंटल जो है वो मिडिल लेयर है, सबसे ऊपर क्रस्ट रहता है और क्रस्ट के नीचे क्या रहता है, मेंटल रहता है। द मेंटल इज द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का मिडिल वाला लेयर है, एंड लाइज बिटवीन द क्रस्ट, और क्रस्ट के नीचे मिलता है। इट इज अराउंड 2900 किलोमीटर थिक, ये जो है ये 2900 किलोमीटर मोटाई होता है। मतलब कि अगर अर्थ के अगर सत्य के ऊपर से नीचे 70 किलोमीटर तक जाएगा और 70 किलोमीटर से नीचे 2900 किलोमीटर तक जाएंगे, तो वो हमें क्या मिलेगा, मेंटल मिलेगा। द आउटर पार्ट ऑफ द मेंटल इज हार्ड एंड इज मेड अप ऑफ रॉक्स। जो मेंटल का जो आउटर पार्ट जो लेयर है वो किसका बना होता है, रॉक का बना होता है, मतलब पत्थर का बना होता है, इसीलिए वो कैसा होता है, इसीलिए वो हार्ड होता है। ठीक है,
और मेड अप ऑफ रॉक्स मतलब ये पत्थर का बना होता है, इसीलिए वो हार्ड होता है, ठीक है। द इनर पार्ट कंसिस्ट ऑफ हॉट मोल्टेन रॉक्स, और जो इनर पार्ट होता है मेंटल का वो बहुत ही ज़्यादा गर्म, और मोल्टेन मतलब पिघली हुई बर्फ के से बना होता है। व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट, कह रहा है कि जब वोल्केनो निकलता है, ज्वालामुखी निकलता है, तो मोल्टेन मैग्मा कम्स आउट, जितने भी जो पिघली हुई जो अंदर मैग्मा होता है वो बाहर आता है। ऑन दिस फ्रॉम दिस लेयर इन द फॉर्म ऑफ लावा एंड सेटल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर सेटल हो जाता है, मतलब कि जम जाता है, ठीक है। दिस लेयर इज रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम, और ये जो लेयर होता है मेंटल, ये किस किस चीज़ में, इसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इसमें आयरन एंड मैग्नीशियम पाया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे मेंटल के बारे में। अब देखिए कोर के बारे में जान लेते हैं कि कोर क्या है। तो सबसे जो इनर मोस्ट जो लेयर है अर्थ का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, मतलब सबसे अंदर वाला जो लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं, कोर के नाम से जानते हैं। द थिकनेस ऑफ द आउटर कोर इज अराउंड 2300 किलोमीटर। जो इनर जो अर्थ का जो सबसे निचला वाला जो हिस्सा है उसका मोटाई कितना है, 2300 किलोमीटर तक है। इट कंटेन्स आयरन एंड निकेल इन मोल्टेन स्टेट। देखिए ये जो है आयरन और निकेल को पिघली हुई अवस्था में रखता है, ठीक है, ये पिघली हुई अवस्था में रहता है। द इनर कोर इज अराउंड 1200 किलोमीटर थिक। इट इज लाइक अ सॉलिड बॉल मेड अप इंटायरली ऑफ आयरन। इसका जो ये जो इनर कोर जो है वो कितना किलोमीटर थिक होता है, इनर कोर। देखिए कोर का रेंज दिया गया है कि यहाँ पर कोर का रेंज कितना होता है, 2300 किलोमीटर, मतलब कि 2300 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। लेकिन जो इनर कोर है, सबसे जो इनर कोर है वो कितना किलोमीटर मोटाई होता है उसका, तो 1200 किलोमीटर तक मोटाई होता है। ये कैसा होता है, तो ये एक सॉलिड बॉल जैसा होता है, ठीक है ना, जो पूरी से पूरी तरह से आयरन से बना होता है। रुको इसको हम ऊपर की ओर ले जाते हैं, फिर से स्क्रॉल करके देखिए ऊपर की ओर देखिए जाते हैं, ठीक है। और ध्यान से दीजिए, देखिए ये यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको कोर, यही जो है इसी को कोर कहते हैं, और ये पिघली हुई अवस्था में रहता है, ये पूरा आयरन ही रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब मून के बारे में जान लेते हैं कि मून क्या होता है। और द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, ठीक है। मून जो है वो बहुत ही चमकीला एक वस्तु है इन द नाइट, मतलब रात में। जब रात हो जाता है तो रात में सबसे ज़्यादा कौन चमकता है, मून ही चमकता है। बट इट डज नॉट हैव द लाइट ऑफ इट्स ओन, लेकिन ये इसका अपना प्रकाश नहीं होता है, ये अपने प्रकाश से नहीं चमकता है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन फॉलिंग ऑन इट, ये सन से जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है ना, उसी से वो क्या होता है, ये चमकता है, मतलब उसी के लाइट से ये रिफ्लेक्ट करता है, उसी को रिफ्लेक्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि बल्ब बारिएगा तो बल्ब का एक अपना लाइट हो जाएगा कि नहीं, और ये बढ़ता है। लेकिन जैसे कि जो मून जो है, मून पर क्या होता है कि सन का लाइट रिफ्लेक्ट होता है, उस पर फॉल डाउन होता है। जब सन का लाइट उस पर फॉल डाउन होता है ना, तो उसी के लाइट से वो इतना चमकता है कि रात में जो है थोड़ा थोड़ा सा हमें रोशनी दिखाई पड़ती है मून से। सिंस इट इज नियरर टू द अर्थ इट अपीयर्स टू बी बिगर देन द स्टार्स, ये अर्थ से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए हमें ये तारे से बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ता है। हाउ एवर द अदर स्टार्स एंड द प्लानट्स आर मच बिगर दैन इट द मून, ठीक है। बोला कि जितने भी अदर प्लानट्स हैं या स्टार्स हैं वो चांद से बहुत बड़े हैं, ठीक है। इट इज़ नियरली 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि अर्थ से और मून से कितना डिस्टेंस है, दूरी कितना है, तो इसको याद रखिएगा 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। इट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ये एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है। इट टेक 27 डेज फॉर द मून टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, ये जो है एक अर्थ का एक चक्कर अपने एक्सिस पर पूरा करने में 27 डेज लगता है। यहाँ पर एक्यूरेट नहीं दिया गया है, और भी लगता है, ठीक है ना, 27 डेज के अलावा और भी, ठीक है, 4 आवर मोर्स लगता है, ठीक है। तो 27 डेज ऐसे याद रखिएगा कि 27 डेज में मून जो है अर्थ का एक राउंड लगा लेता है। देखिए अब हम जान लेते हैं सरफेस ऑफ द मून, अर्थ मून का सरफेस कैसा है। द सरफेस ऑफ द मून इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ डस्ट माउंटेन्स, मतलब कि बोल रहा है कि मून का जो सरफेस है, मून का जो सतह है
वो किससे किससे ढका हुआ है, तो धूल से ढका हुआ है। माउंटेन्स मतलब चट्टानों पर्वत से ढका हुआ है। लावा प्लेन्स, वहाँ पर बहुत सारा लावा निकलकर ऊपर आया होगा और लावा का प्लेन्स बन गया होगा, लावा का मैदान बन गया होगा, उसी को लावा प्लेन्स बोलते हैं। वैली मतलब कि बहुत ज़्यादा, वैली मतलब होता है घाटी, ठीक है ना, वहाँ पर घाटियाँ हैं। एंड क्रेटर्स, क्रेटर्स मतलब होता है बड़े बड़े खड्डे बोल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर बड़े बड़े खड्डे हैं मतलब गड्ढे हैं, ठीक है। क्रेटर्स आर saucer shaped holes that have been made when lumps of rocks and iron called meteorites hit the moon surface। देखिए ये क्या होता है, क्रेटर्स एक ऐसे जगह होते हैं जो सॉसर शेप्ड होते हैं। सॉसर शेप्ड होल कहने का मतलब ये है कि वो एक बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, ठीक है। ये तब बनते हैं जब कोई मेट्रोराइट्स जो होते हैं ना, मेट्रोराइट्स मतलब कि जो छोटे छोटे जो क्षुद्र ग्रह या कुछ और चीज़ जो है अगर चांद से बहुत ही ज़्यादा जोर से उसको हीट करता है ना, तो हीट करने का मतलब कि जब उसे टकराता है ना तो मून के सरफेस पर क्या बन जाता है, वहाँ पर बड़े बड़े क्रेटर्स बन जाते हैं, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। ड्यू टू दिस मतलब कि इससे द सरफेस ऑफ द मून अपीयर्स टू हैव ब्राइट एंड डार्क पैचेज, इसीलिए जो है मून जो है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिखता है और कहीं कहीं पर कैसा दिख देता है, काला काला धब्बे के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। द क्रेटर्स कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ विथ द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। ये जो क्रेटर्स हैं, ये जो बड़े बड़े जो खड्डे हैं, ये हम टेलीस्कोप की मदद से हम अपने अर्थ से मतलब कि हम अपने पृथ्वी से ही उसको देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। हाँ, यहाँ से आप एक क्वेश्चन मन में राइज हो रहा होगा कि मून पर तो वो बड़े बड़े जो क्रेटर्स हो गए हैं, हमारे अर्थ पर क्रेटर्स क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सोचिएगा कि हमारे अर्थ पर आखिर जो बड़े बड़े जो क्रेटर्स होते हैं वो क्यों नहीं होते हैं और मून पर हो जाते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा हम हिंट देते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसको होमवर्क में कीजिएगा, ठीक है, कि आखिर मून पर बड़े बड़े क्रेटर्स क्यों हो जाते हैं लेकिन अर्थ पर बड़े बड़े क्रेटर्स क्यों नहीं मिलते हैं, काले काले धब्बे और बड़े बड़े होल्स क्यों नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसको होमवर्क में करके लाइएगा। देखिए आगे है एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन द मून, मतलब कि मून का एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसा है। और देयर इज नो एयर और वेदर कंडीशन ऑन द मून, मतलब कि मून पर कोई भी हवा नहीं है, ना ही कोई वेदर कंडीशन है, ठीक है, वहाँ पर कोई भी मौसम में चेंजिंग नहीं होता है। बट फ्यू एविडेंस, लेकिन कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, सो द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन इट, इस पर जो वाटर की उपस्थिति को दर्शाता है, वाटर के प्रेजेंस को दर्शाता है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द मून, ठीक है ना, कह रहा है कि मून पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण इट इज एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे में मतलब कि दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, एंड फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट, और रात में बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। एज ए रिजल्ट ये निकलता है कि देयर इज नो लाइफ ऑन द मून, इसीलिए मून पर कोई भी लाइफ नहीं है, ठीक है। फैक्ट जो है कि यहाँ पर कि हम मून पर कोई भी अपना आवाज़ भी हम नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं होता है। एज देयर इज नो एयर स्पेस ऑन द मून, मून पर कोई भी हवा नहीं है। द फुटप्रिंट एस्ट्रोनॉट रिमेन देयर फॉर एवर, अगर कोई एस्ट्रोनॉट जो है अगर अर्थ से वहाँ पर मून पर अगर कोई अपना कदम रखता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर छप जाएगा। जैसे कि नील आर्मस्ट्रांग जो है पहली बार गए थे, अगर वो अपना कदम जो है वहीं पर रख दिए हैं अगर पहली बार, तो वहाँ पर अगर दूसरी बार भी अगर मतलब कितनों दिन तक छोड़ दिया जाए तो वो जो फुटप्रिंट है वहीं पर रहेगा, ठीक है। देखिए हम पढ़ेंगे ग्रेविटी ऑफ द मून, मतलब कि मून का ग्रेविटी, ठीक है, मून पर क्या कौन सी ग्रेविटी काम करती है उसके बारे में जानेंगे। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड इटसेल्फ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हम ये जानते हैं कि अर्थ जो है सब चीज़ को, ठीक है ना, पृथ्वी पर अर्थ पर जितना भी चीज़ है वो सब चीज़ को अपनी ओर खींचती है। क्यों? क्योंकि अर्थ के पास एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तो हम अर्थ पर टिके हुए हैं। अगर हमारे पास अर्थ के पास अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम लोग क्या होते, कोई इधर चला जाता, कोई उधर चला जाता, कोई अगर हम लोग किसी चीज़ को अगर बॉल को अगर हम उछालते पूरे ऊपर की तरफ फेंकते तो वो क्या होता है कि वो ऊपर ही चला जाता, वो कभी लौट कर जमीन पर आता ही नहीं, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि अर्थ जो है सभी चीज़ को क्या करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण अपने ओर खींचता है। सिमिलरली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द मून, इसी प्रकार मून पर भी अपना एक ग्रेविटी जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रेजेंट है। बट इट इज ओनली 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, लेकिन
ये जो है अर्थ का सिर्फ 1/6 ग्रेविटी काम करता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर, ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर 60 kg का है, तो अगर अर्थ पर, ठीक है ना, अगर अर्थ पर वह 60 kg का है, अगर उसको हम किस पर भेज दें, मून पर भेज दें, तो वो अर्थ का 1/6 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर 60 किलो का अर्थ पर है तो उसका 1/6 कितना हो जाएगा, 10 kg, ठीक है ना। तो 10 kg जो है वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, वो मून पर जो है 10 kg का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ अ मैन वेग 56 kg ऑफ द अर्थ, देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना एग्जाम्पल में कि अगर एक आदमी का वजन 56 kg है अर्थ पर, तो अगर उसको हम वेट करें मून पर तो वो सिर्फ कितना kg का हो जाएगा, 9 kg का हो जाएगा, ठीक है। उसको 6 से डिवाइड कर दिया जाता है मून पर जाने से। देखिए आगे पढ़ेंगे फेजेज ऑफ मून। मून जो है फेजेज मून ऑफ फेजेज ऑफ मून करने का मतलब यह है कि मून का हम बहुत सारा शेप देखते हैं कि मून कभी हमें छोटा दिखाई पड़ता है, कभी गोला दिखाई पड़ता है, कभी हमें कटोरा का जैसा दिखाई पड़ता है। आखिर वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसको हम जानेंगे। एज सीन फ्रॉम द अर्थ द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप एवरी डे। अर्थ से अगर हम मून को देखते हैं ना तो वो शेप जो है प्रतिदिन चेंज करते रहता है। However, it does not happen so, लेकिन ये तो होता नहीं है ऐसा रियल में। इट इज़ द सेम राउंड शेप, ये तो अपना सेम राउंड शेप लिए हुए घूमता है। क्या कभी वो कट जाता है, कभी वो आधा हो जाएगा, कभी वो छोटा हो जाएगा, कभी वो बड़ा हो जाएगा, नहीं, वो जो है उसका शेप जो है सेम रहता है, वो कभी भी उसका शेप जो है चेंज नहीं होता है। ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ चेंजेज। हम जानते हैं कि अर्थ जो है अर्थ के चारों ओर क्या करते रहता है, मून घूमते रहता है, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो मून जो है अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में चारों ओर घूमेगा तो उसका पोजीशन भी तो चेंज होता है, तो पोजीशन चेंज होते रहता है। द साइड ऑफ द मून फेसिंग अस रिसीव वेरिंग अमाउंट ऑफ सनलाइट एज इट कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है, एज इट कंटिन्यूसली मूविंग अराउंड द अर्थ। देखिए कह रहा है कि जी जैसे कि जो साइड हमें दिखाई पड़ता है ना अर्थ का, और उस पर सन का जितना लाइट पड़ता है ना, तो सन का जितना लाइट पड़ता है तो वही हिस्सा जो है हमें अर्थ से दिखाई पड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अर्थ, वो जो मून जो है वो तो पूरा है, ठीक है ना, वो मून का शेप जो है वो पूरा है, लेकिन अर्थ का जो अर्थ से अगर हम उसको देखते हैं तो वो मून का तो कोई अपना लाइट होता नहीं है, तो वो सन का जब रेज उस पर फॉल डाउन होता है, फॉलिंग होता है, तो क्या होता है, जब जितना लाइट उसको मिलता है ना उतना ही जो है हम उसको देख पाते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। सो इट अपीयर्स टू चेंज इट शेप, इसीलिए हमें जब अर्थ से देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई पड़ता है, चेंज इन शेप, मतलब कि उसके आकार में बदलाव दिखाई पड़ता है। द डे टू डे चेंजेज इन द शेप ऑफ मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड फेजेज ऑफ मून। मतलब कि कह रहा है कि मून के शेप में, ठीक है ना, जो अर्थ से देखने पर हमें उसके शेप में डे टू डे चेंज होता है, प्रतिदिन जो बदलाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फेजेज ऑफ मून कहते हैं, मून का हम फेज कहते हैं। द डिफरेंट फेजेज ऑफ द मून आर, देखिए अब यहाँ पर बहुत सारे फेजेज हैं, जैसे कि मून का, जैसे कि न्यू मून, क्रेसेंट मून, हाल्फ मून, ठीक है, गिबियस मून एंड फुल मून। तो इसको याद रखिएगा कितने सारे हो गए, तो देखिए एक हो गए न्यू मून 1, क्रेसेंट मून 2, हाल्फ मून 3, गिबियस मून 4 एंड फुल मून 5। तो 5 होते हैं मून के फेज। देखिए अब सबको हम बारी बारी से इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले न्यू मून के बारे में जान लेते हैं कि न्यू मून क्या होता है। व्हेन द साइड ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ डज नॉट रिसीव एनी सनलाइट we cannot see the moon, then it is called a new moon। देखिए मून का, ठीक है ना, when the side of moon मतलब कि मून का साइड, मून का जो चांद का जो किनारा है अर्थ की ओर फेस करता है, ठीक है, अर्थ की ओर फेस तो हमेशा किए हुए रहता है, लेकिन उस पर सन का जो लाइट है उस पर पड़ता ही नहीं है। तो सन का लाइट जब उस पर पड़ता ही नहीं है तो वो हमें दिखाई ही नहीं देता है, तो हमें दिखाई ही नहीं देगा, हम उसको देख ही नहीं सकते हैं, तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं, न्यू मून के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्रेसेंट मून। ये क्रेसेंट मून क्या है, तो व्हेन ओनली a small part of the moon get light and become visible to us, it is called the crescent moon। जो चांद का बहुत ही छोटा सा हिस्सा एकदम बहुत ही पतला दिखाई देता है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा चांद जो है हमें
पतला दिखाई पड़ता है और हमें दिखाई पड़ता है, ये नहीं कि हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा पतला दिखाई पड़ेगा, उसी को हम क्रेसेंट मून के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखिए ऐसा एकदम कुछ दिखाई देगा, एकदम पतला दिखाई देगा। ठीक है, इसको हम क्रेसेंट मून के नाम से जानते हैं। देखिए अब हाल्फ मून क्या है, देखिए तो हाल्फ मून के बारे में जान लेते हैं। हाल्फ मून व्हेन द हाल्फ पार्ट ऑफ द फेसिंग साइड ऑफ द मून गेट सनलाइट इट इज कॉल्ड द हाल्फ मून। जब हमारे अर्थ से देखने पर जो मून है, जो चांद जो है, वो हमें आधा दिखाई पड़ता है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है उस पर आधा पड़ रहा होता है। ठीक है ना, इसीलिए हमें उसका आधा हिस्सा दिखाई पड़ता है, उसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं, हाल्फ मून के नाम से जानते हैं। देखो अब ये एक गिब्बस मून है। ठीक है, ये एक गिब्बस मून क्या होता है, तो when almost 3/4 of the moon receives sunlight it is called the gibbous moon। देखो अगर हम मून ऐसा अगर हम करें, ऐसा, ये तो ये हाल्फ मून हो गया। ठीक है, लेकिन क्या कर दे कि इसको ऐसा शेप दे दे, थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे पूरा नहीं। ठीक है, तो इसी को हम कौन सा शेप देंगे, गिबियस मून के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फुल मून क्या हो जाएगा, पूरा एकदम गोल हो जाएगा। ठीक है, फुल मून क्या होता है, पूरा एकदम गोल होता है। पूरा गोल कहने का मतलब ये है कि एकदम पूरा एकदम उसको गोल दिखाई देगा। ठीक है ना, इसी को हम फुल के नाम, मून के नाम से जानते हैं। और गिबियस मून किसको कहते हैं, गिबियस मून इसको कहते हैं कि इसमें से थोड़ा सा कम हिस्सा हमें दिखाई दे, उसी को हम गिबियस मून कहते हैं। देखो फुल मून के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि when the complete moon facing of the earth receives sunlight it is called the full moon। मतलब कह रहा है कि जब कंप्लीट मून, ठीक है ना, पूरी तरह से एकदम मून जो होता है उस पर सूर्य का लाइट जो है उसके मून के एकदम पूरी सरफेस पर पड़ता है और हमें चांद जो है पूरी तरह से विजिबल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फुल मून के नाम से जानते हैं। देखो आगे कह रहे हैं कि द इंक्रीजिंग साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून इज कॉल्ड वैक्सिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग साइड, जब इल्यूमिनेटेड पार्ट मतलब कि जब छोटे से, मतलब कहने का मतलब है कि नो मून जब चांद हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, तो नो मून से लेकर फुल मून की ओर, ठीक है ना, धीरे धीरे जाना, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम वैक्सिंग के नाम से जानते हैं। वेयर एज द डिक्रीजिंग साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून इज कॉल्ड वैनिंग। अब देखो इसका क्या मतलब है कि जब फुल मून है पूरी तरह से एकदम, फुल मून से धीरे धीरे मून का जो साइज धीरे धीरे जब घटते जाता है, तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं, वैनिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, वैक्सिंग और वैनिंग आप लोग समझ गए होंगे। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, चांद हमें बड़ा दिखाई पड़ता है, वैनिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर है, चांद धीरे धीरे हमें छोटा दिखाई देने लगता है। ठीक है, अगर आप कुछ पॉइंट के माध्यम से यहाँ पर समझें तो देखिए यहाँ पर जो है न्यू मून है, यहाँ पर कोई हमें चांद नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये क्रेसेंट मून है। देखिए ये जो वाइट जो कलर है वही हमें मून दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये ब्लैक वाले कलर को आप कंसीडर मत कीजिएगा, ये फुल मून रहता है, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही हिस्सा दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको क्रेसेंट मून के नाम से जानते हैं। ये हाल्फ मून है पूरा तरह से, ये गिब्बस मून है और ये फुल मून है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रक्रिया है इसको वैक्सिंग के नाम से जानेंगे। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये 15 दिन तक प्रक्रिया चला, ठीक है, या कह सकते हैं 14 दिन तक चला। ठीक है, और अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि ये मून जो है उसका साइज अब धीरे धीरे घटने लगेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए ये गिब्बस मून हो गया, फिर हाल्फ मून बनने लगा, फिर क्रेसेंट मून बनने लगा, फिर जाकर न्यू मून बन जाएगा। इसी को हम वैनिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। देखिए ये अपोलो 11 के बारे में जान लेते हैं, और 1969 में जो इतिहास रच दिया गया था पहली बार, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, कि एन अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 टूक 3 एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, कह रहा है कि एक अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट जो था अपोलो 11, उसमें से 3 एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है ना, 3 एस्ट्रोनॉट कहने का मतलब है कि 3 अंतरिक्ष यात्री। कौन कौन, नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, एडविन एड्रिन एंड माइकल कॉलिंस, ठीक है ना, टू द मून ऑन जुलाई 21, 1969। अपोलो 11 में, ठीक है, अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री में कौन कौन, तीन थे, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। ये सब जो हैं 21 जुलाई 1969 को अपने मून के लिए निकल पड़े। नील आर्मस्ट्रांग एंड एड्रिन एल्ड्रिन वेयर द फर्स्ट टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग जो हैं और जो एडविन एल्ड्रिन जो हैं वो चांद का जो सरफेस है उस पर अपना पहला कदम रखा था। माइकल कॉलिंस स्टेड इन द स्पेसक्राफ्ट टू मेंटेन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ।
और जो माइकल जो कॉलिंग जो थे, वो जो तीसरे व्यक्ति माइकल कॉलिंग जो थे, वो कहाँ पर रुके थे? स्पेस क्राफ्ट में ही रुके थे। वो किस लिए रुके थे? तो वो जो है अर्थ से कांटेक्ट बना रहे थे। अर्थ से कांटेक्ट कहने का मतलब ये है कि वो अर्थ में बहुत सारा जो कांटेक्ट कंप्यूटर से जो कनेक्ट होता है ना, हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे जैसे कि काम करने वाले लोग होते हैं, स्पेस एजेंसी में जो लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर वो कांटेक्ट कर रहे थे कि हम लोग सही सलामत यहाँ पर पहुँच गए हैं। ठीक है, तो आप ये लोग याद रखिएगा कि नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस जो थे वो कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। और वो किस एयरक्राफ्ट से गए थे? तो अपोलो 11 से गए थे। कब गए थे? तो जुलाई 21, 1969। और कौन कौन जो थे वो सबसे पहला कदम रखे थे? तो नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए लास्ट टॉपिक एक है टाइड्स। टाइड्स मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए टाइड्स का मतलब क्या होता है? द राइज एंड द फॉल ऑफ वाटर इन द ओशियन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज कॉल्ड टाइड। देखो ये टाइड कहने का मतलब, अगर हिंदी में इसको जाओ ना तो इसको ज्वार और भाटा के नाम से जानते हैं, लेकिन हिंदी में इसको हिंदी इसका नहीं जानो तो बढ़िया ही रहेगा, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा ऑड हो जाता है। इसका इंग्लिश से ही इंग्लिश अब समझ लो कि इसको कहते क्या है। देखो अर्थ जो है और मून जो है दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? खींचते हैं। तो किसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है मून के तुलना में। ठीक है, लेकिन दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को खींचते हैं। तो वो जो ओशियन का जो पानी होता है ना, ये देखिए जो ओशियन का पानी जो है, ये ओशियन का पानी, ये क्या होता है कि पानी का जो लेयर है कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आ जाता है। मतलब कि पानी का कभी कभी बढ़ जाना और पानी का कभी कभी घट जाना। किसका? ओशियन का पानी। इधर का पानी नहीं, रिवर का ना स्ट्रीम का, ये सब नहीं, लेक्स का नहीं, ओशियन का पानी। ठीक है, इसको आप लोग कभी गए होंगे अगर ओशियंस में, शाम के समय जाएंगे तो देखिएगा पानी का जो लेयर है वो या तो बढ़ा रहा मिलता है या तो हमें घटा हुआ मिलता है। ठीक है, ये क्यों ऐसा होता है? तो ये टाइड्स के कारण होता है और ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है। कौन ग्रेविटेशनल पुल करता है? कौन ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा? तो मून लगाएगा, मून के चांद के कारण। द इफेक्ट ऑफ द मून्स ग्रेविटी इज मोर देन दैट द सन ग्रेविटी बिकॉज द मून इज क्लोजर टू द अर्थ देन द सन। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन है, ये बताइए कि पृथ्वी हमारे अर्थ से कौन क्लोजर है? मून, चांद क्लोजर है या सन, सूर्य क्लोजर है? आप लोग जवाब दीजिएगा कि चांद क्लोजर है। तो किसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा? ठीक है, चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा या सन का ग्रेविटेशनल फोर्स? जाहिर सी बात है चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो सूर्य से नज़दीक है। ठीक है ना, यही यहाँ पर दिया गया है। ये इफेक्ट इसी के मून्स के ग्रेविटी के कारण होता है। देयरफॉर द सी वाटर ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून गेट अट्रैक्टेड अपवर्ड। और है कि जो देखिए मून जो है वो क्या करते रहता है? सन के चारों ओर घूमते रहता है। ये देखो इसका काम का चीज़ है सन के नहीं, हमारे अर्थ के चारों ओर घूमना। ठीक है, ये अर्थ के चारों ओर घूमते रहता है ना, तो इसके देखो इसके सामने जो फेस किया हुआ है ना, ये वाला जो ओशियन है, इसका जो पानी का जो लेयर है वो क्या हो जाता है? अपवर्ड, वो अपनी ओर खींचता है। ठीक है, कह रहा है कि दिस काउजेज द हाई टाइड। इससे क्या होता है? हाई टाइड होता है। हाई टाइड करने का मतलब यह है कि इससे जो है हाई टाइड कहने का मतलब कि ज्वार आ जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि ऊंचा मतलब पानी का लेयर बढ़ जाना कहते हैं। इन द एरिया बिटवीन टू हाई टाइड्स द वाटर फॉर्म लो टाइड्स। कह रहे कि इन द एरिया बिटवीन द टू हाई टाइड्स, मतलब कि जब दो बड़े बड़े हाई टाइड्स हो जाएंगे ना, तो उनके बीच का जो एरिया होता है, ठीक है ना, जो वाटर होता है वो क्या बनाते हैं? लो टाइड्स बनाते हैं। देज टाइड्स अकर ट्वाइस अ डे ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये जो है अगर एक दिन में अगर पूछा जाए कि कितने टाइड्स आते हैं, तो 2 टाइड्स आते हैं। ठीक है, एक शाम के समय और कभी भी आ सकते हैं, एक शाम या रात के समय, सुबह के समय। ठीक है ना, तो ये टाइड्स जो हैं वो, इसके बारे में आप जो है मतलब कि अगले आप क्लास में जाइएगा ना, तो उसमें जो है बहुत बढ़िया से उसको विस्तार से बताया जाएगा कि टाइड्स जो है वो कब कब आता है, वो क्यों आता है, किसके कारण आता है, अर्थ को बहुत बढ़िया से फिगर आउट करके बताया जाएगा। ठीक है, टाइम टू समराइज भी देख लेते हैं। टाइम टू समराइज वही चीज़ है जो आप उसको बढ़िया से पढ़े हैं। ठीक है, इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा कि हमारे आवर सोलर सिस्टम कंप्राइजेज द सन एंड सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड इट। मतलब कि हमारा सोलर सिस्टम में सन रहता है, शामिल है, सेलेस्टियल बॉडीज शामिल है। ठीक है, जो उसके चारों ओर घूमते हैं।
ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनमें 8 प्लैनेट होते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं और सैटेलाइट और वेरियस प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। 4 प्लैनेट्स जो हैं उनको मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, इसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। क्यों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं? क्योंकि इन पर भूमि है रहने के लिए। 2 प्लैनेट है जुपिटर और सैटर्न, इसको हम गैस जायंट के नाम में जानते हैं। यूरेनस और नेपच्यून को हम आइस जायंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो एनर्जी हमें जो सन से मिलता है उसको हम सोलर एनर्जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो आउटर लेयर है सन का उसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं और जो इनर लेयर है उसको कोर के नाम से जानते हैं। अर्थ का 3 गो लेयर है, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, ठीक है। क्रस्ट जिस पर हम रहते हैं, मैंटल सबसे निचले मिडिल वाला हिस्सा है और सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है इनर मोस्ट वो कोर कहते हैं। मून जो है सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है रात के समय, क्योंकि और लेकिन इसका अपना लाइट नहीं होता है, ये सन के लाइट से चमकता है। क्रेटर्स आर saucer shaped holes that have been made when lumps of rocks and irons called meteorites hit the moon surface। क्रेटर्स एक ऐसे मतलब कि गड्ढे जैसा शेप का एक होल्स होते हैं जिसका निर्माण जो है बड़े बड़े चट्टानों या लोहे को जिसको हम मेयोराइट्स, ठीक है ना, मेटेओराइट्स के नाम से जानते हैं, जिसको क्षुद्र ग्रह कह सकते हो, ठीक है ना। इसको ये मून के सरफेस को अगर बहुत जोर से हिट करता है तो उससे बन जाता है। अगर इंक्रीजिंग साइज है मतलब कि इल्यूमिनेटेड पार्ट का मून का, जैसे कि जब मून जो है मतलब छोटा से नो मून से फुल मून की ओर जाता है तो उसको वैक्सिंग कहते हैं। अगर फुल मून से अगर नो मून की ओर जाता है तो उसको वेनिंग कहते हैं, ठीक है। द राइज ऑफ फॉल ऑफ वाटर इन द ओशियन ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज कॉल्ड टाइड। टाइड किसको कहेंगे? तो मून के जो ग्रेविटेशनल फोर्स से जो ओशियन में मतलब कि वाटर का पानी कभी ऊंचा चला जाता है कभी नीचे हो जाता है, तो उसी के कारण क्या आ जाता है? टाइड आ जाता है, ठीक है। आई होप आप बहुत चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसको आप जा करके एक बढ़िया से रीडिंग डालिएगा, इससे क्वेश्चन आंसर करके लाइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।